अचानक से छोटी लड़की थी, ब्रेस्ट बनने शुरू हो गए। आयु सत्य बला रोग्य सुख प्रीति विवर्तना रस्या स्निग्धा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। कि हमारे यहाँ जो चीज 5000 साल से कह रहे हैं वो आज की तारीख में साइंस प्रूव कर रही है। उसको ये झटके की तरह लगता है, अच्छा मेरा ब्रेस्ट कट जाएगा, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी, ये कैसे होगा। कि अगर ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में होता है तो ज्यादा एडवांस स्टेज का होता है। कीमोथेरेपी से लोग बहुत डरते हैं। कीमोथेरेपी होती क्या है, इसमें एक पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। जय हिंद एवरीवन, हेल्थ शाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिर से डॉक्टर प्रीति सिंह। ये जो प्रोग्राम हम लेकर आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक अच्छी हेल्थ के लिए है और हम इस एपिसोड में जो बात करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से फीमेल को लेकर हमने स्पेशली डिजाइन किया है ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, जो यंग जनरेशन फीमेल्स हैं, अगर उनके मन में कोई सवाल है, कोई डिसीज से लेकर उनकी कोई क्वेरी है, तो शायद इस प्रोग्राम के जरिए हम आपकी उन समस्याओं का समाधान कर पाए। हेल्थियर विमेन्स बनने के लिए हमारा स्वस्थ भारत क्या क्या कर सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इमरजेंसी एक्सपर्ट हैं और अपनी सेवाएं सुभारती मेडिकल कॉलेज में दे रहे हैं, साथ ही भारत को स्वस्थ बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इसके साथ ही हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर एक ऐसा नाम है जिन्हें दुनिया में कौन नहीं जानता है, क्योंकि सर ब्रेस्ट कैंसर के एक्सपर्ट हैं। आज का एपिसोड आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे जिनको लेकर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कोई मिथ रहता है। सर मैं आपके बारे में मेरी जो नॉलेज है, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में आप बहुत एक नाम है और आप सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर भी रहे हैं। सर मैं आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा पहले जानना चाहती हूँ। शायद हमारी ऑडियंस जो है वो आपकी अर्ली लाइफ के बारे में नहीं जानती होगी, क्योंकि जो कैंसर के क्षेत्र में या एमबीबीएस करना चाहते हैं उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं। तो आपने कैसे अपने करियर को इस फील्ड में बनाया? बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। तो मेरा प्राथमिक शिक्षा और मेडिकल एजुकेशन प्रयाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हुई और उसके पश्चात मैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल कुछ समय ट्रेनिंग के लिए गया 1982 में और फिर यूनाइटेड किंगडम में वेल्स की कैपिटल है कार्डिफ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में करीब 5 वर्ष मैंने शिक्षा ग्रहण करी, एडवांस ट्रेनिंग इन सर्जरी एज वेल एज ब्रेस्ट डिजीजेस। कार्डिफ पूरी विश्व का ब्रेस्ट डिजीज के बारे में काफ़ी प्रमुख केंद्र रहा है। वहाँ पे नए शोध हुए हैं, गाइडलाइंस बनी हैं, ख़ासतौर से बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ जो कैंसर नहीं होती उसमें बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ में, मेस्टैल्जिया में, ब्रेस्ट पेन में आदि में हुआ है। तो मुझे सौभाग्यशाली हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे विश्व के जो प्रमुख एक्सपर्ट्स थे बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़ के, प्रोफेसर ह्यूज, प्रोफेसर मैंसेल, प्रोफेसर वेबस्टर, डॉक्टर एच.एस. शुक्ला आदि से हमें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर हुआ। उसके पश्चात फिर मैं भारत आया और कुछ समय BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और फिर उसके पश्चात करीब 31 वर्ष मैंने अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान एम्स में कार्य किया और फिर दिसंबर 2020 में मैं रिटायर हुआ वहाँ से एज हेड ऑफ सर्जरी और उसके पश्चात में फिर सुभारती कैंसर इंस्टीट्यूट में करीब 1.5 वर्ष अपनी सेवाएं हमने यहाँ पे अर्पित करी और यहाँ के आसपास के इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, विशेष तौर से कैंसर, महिलाओं में जो अधिक बीमारियां हैं उसका मैंने अध्ययन किया। तो अभी इस समय मैं गलत नहीं हूँ तो हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो सर ने ही स्थापित किया। सर ने अपने बारे में उतने अच्छे से नहीं बताया जितने अच्छे से मतलब लोगों को सर के बारे में पता होना चाहिए। एक और बार ऐसा हो चुका है जब सर ने बोला मैं अखिल भारतीय इंस्टीट्यूट का, मुझे समझ ही नहीं आया कि सर तो एम्स में थे, ये कौन से इंस्टीट्यूट का नाम बताया। तो फिर हमने समझ में आया कि अच्छा सर हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी में बोल देते हैं। तो सर एम्स में बहुत टाइम तक रहे। सर वहाँ पे जनरल सर्जरी में हेड थे और सर के अंडर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, ब्रेस्ट डिजीज के ऊपर बहुत बहुत काम हुआ है। आज की तारीख में अगर आपको वन ऑफ द टॉप फिगर्स जानना है, ऐसा व्यक्ति जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ
कि डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव सर वो हैं कि इनके मुंह से जो बात निकल गई वो किताब में लिख दी जाएगी। सर ही इज ऑफ दैट रेप्यूट। सर हमारे टीचर रह चुके हैं, हमारे टीचर्स के टीचर रह चुके हैं और ज़बरदस्त क्लासेस होती है सर की। आज भी सर की हमने स्पेशल क्लास कराई है, तो इनकी एक्सपर्टीज ऐसी है जो आप खो नहीं सकते। जी। एक और एस्पेक्ट है सर का जो लोगों को नहीं पता है, सर का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन। आज की तारीख में कई लोग को क्या प्रॉब्लम है कि सारे जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथी करते रहते हैं। सर का एक बड़ा अच्छा मिक्सचर है, जहाँ पे एलोपैथी वहाँ एलोपैथी, लेकिन उनका नेचुरल फील्ड की तरफ कि नॉर्मल चीज़ों से कैसे इलाज किया जा सकता है, उस पार्ट को हम ना गंवाएं, वो भी सर का बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बल्कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनको हम कह सकते हैं अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैं साफ साफ कह दूं, अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं इनके जैसा नहीं बन सकता। तो वो इतने स्ट्रांगली वो प्रिंसिपल्स और अपनी लाइफ में सर ने किया हुआ है, तो वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ हिज एक्सपर्टीज। सर यानी कि Thank you, आज thank you. जितना थैंक ये यू डॉक्टर एपिसोड कृष्णा। मेरे लिए अच्छा आई रहने डोंट वाला डिजर्व है ऑल दैट। नॉलेज के पर्पस से, उतना ही मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए भी आज का ये एपिसोड बेस्ट रहने वाला है, स्पेशली विमेंस के लिए। सर जैसे सर ने बताया कि जो हमारा प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं, एलोपैथी के साथ आप नेचुरोपैथी और जो हमारी किचन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी आप शामिल करते हैं, ताकि कम से कम कीमत में लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो मिल सके। तो जो हमारी विमेंस हैं उनके साथ आज के समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले एक जनरल मेरा यही क्वेश्चन है आपसे कि हमारा जो भारतीय पैटर्न है बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो डॉक्टर कृष्णा ने जैसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के बारे में काम कर रहे हैं, तो इस समय मैं श्री गोरक्षनाथ मेडिकल कॉलेज जो कि गोरखपुर में स्थित है, वहाँ पे इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर एजुकेशन भी कर रहा हूँ मैं। तो क्योंकि वहाँ पे एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, एलोपैथी का हम लोगों का है और उसमें पंचकर्मा आदि हुई है, तो हम लोग, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है दिल्ली में, तो वहाँ सब हम जॉइंटली रिसर्च ऐसे कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं जो औषधि आयुर्वेद में प्रमाणित हैं, ट्रायल्स के द्वारा सिद्ध हैं, उनको हम लोग उपयोग करते हैं। ऑपरेशन जैसे एलोपैथिक विधि से किया, मॉडर्न साइंस की तरीके से, लेकिन फिर उसके बाद उनको ऐसी दवाइयाँ जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा हो सकता है, आयुर्वेद की भी हैं और नेचुरोपैथी पंचकर्मा की आदि हैं, वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो आपने जो कहा कि लाइफ स्टाइल, तो इस समय अभी हाल में ही हमारे देश में इंटरनेशनल विमेंस हेल्थ वीक मनाया गया है, तो उसमें अधिकांश बीमारियां जो तेज़ी से बढ़ रही हैं महिलाओं में, हमारी माताओं और बहनों में, वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में जैसे हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते थे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ वुमन एंड ऑल्सो अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा था। और भगवत गीता में अगर देखें तो ये 5000 वर्ष भगवान कृष्ण कह गए हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मशु युक्त सपना व बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात हमारा आहार जो हम खाते हैं वो अप्रोप्रिएट रहे, युक्त रहे, मॉडरेट ईटिंग हो, सात्विक हो, विहार यानी लाइफ स्टाइल, ठीक है, कितने बजे उठना है हमें, कितने बजे सोना है, लोगों से कैसे व्यवहार करना है आदि आदि, वो लाइफ स्टाइल विहार में आ गया। और चेष्टाएं, एफर्ट्स, एंडेवर, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि कैसे अपने दोस्त को या पड़ोसी को हर्ट करें, कैसे टैक्स एवेड करें इस साल, तो आपकी चेष्टाएं गलत हो गई और आपके कर्म भी सब सही होंगे, सात्विक होंगे, तभी योग द्वारा आप सभी दुखों से, सभी बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। ये हमें 5000 वर्ष बताया गया पहले भगवद गीता में और सर सभी ये वेदों बताइए, में बल्कि ज्ञान। मैं ये कहता हूँ जी, WHO का अगर हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की बात करें, सो WHO के डेफिनेशन ऑफ हेल्थ में केवल फिजिकल एस्पेक्ट पे बात नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसमें ये चलता है कि फिजिकली हेल्दी रहना चाहिए। उसमें आज की तारीख में उन्होंने फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ और उसके साथ अब वो स्पिरिचुअल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। मतलब जो हमारे भारतीय पद्धति में इतने समय से बात हो रही है, वो आज की तारीख में साइंटिफिक कम्युनिटी भी रिकग्नाइज कर रही है। आई रिमेम्बर सर के कुछ जबरदस्त लेक्चर्स होते हैं जिसमें वो हमारी पद्धतियों में क्या हो, जैसे सर ने अभी बताया, अब हमको तो श्लोक समझ में नहीं आते, बट जब सर उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसी के साथ सर ये भी बताते हैं कि
क्या क्या खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ज्यादा बेनिफिट देती हो, जी। और ये सर इतनी ही डिटेल में मरीजों को भी बताते हैं। तो वो भारतीय पद्धति जो हमारे को कह रही थी इतने साल पहले, आज की तारीख में साइंस इज प्रूवन, जो काम आप सिंपल ऐसे कर सकते थे, आज की तारीख में ऐसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बहुत सारा लिटरेचर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल जो इसके बारे में बता पाए, एंड आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज क्लासेस। सर जैसे Thank you. सर ने अभी बताया WHO की डेफिनेशन, तो जो उसमें स्पिरिचुअलिटी वर्ड जुड़ा है, जी, हमारा जो भारत देश है वो लगातार जो है वृद्धि कर रहा है। हम IKS की बात कर रहे हैं और योगा की, AI की बात कर रहे हैं, योगा चंद्रयान की। मंगलयान बन जी, जा रहे हैं, मतलब भारत जो है वो 2047 तक विकसित भारत होगा। तो क्या WHO ने स्पिरिचुअलिटी भारत से लिया है? डिफिकल्ट टू से, शायद, बट व्हाई शायद, नॉट, व्हाई नॉट, शायद। वी शुड, व्हाई क्योंकि शुड वी हमने- नॉट टेक द हम लोग क्रेडिट। विश्व में योग के गुरु तो हैं ही। जी जी। इंटरनेशनल योग डे हम्म। स्वामी रामदेव जी और दूसरे योग गुरुओं के से प्रयास से हुआ है। क्योंकि तो पूरे विश्व में- स्पिरिचुअलिटी जितनी भारत में है उतनी बाकी जो देश हैं दुनिया के उनमें उतना नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ पे मतलब योग है, पूजा पद्धति ऐसी है जो हमें हमारे मन को जो है ईश्वर से जोड़ती है। मैं देखिए, मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा। आई लाइक टू बिलीव कि वी आर द बेस्ट, बट मैं बाकी कंट्रीज में नहीं जानता क्या स्थिति है क्या नहीं है। लेकिन आप हाँ, तो हमेशा ना सेफर साइड खेलते हैं। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि हम जब साइंटिफिक उसमें देखते हैं ना, तो जी। हमारे लिए बड़ा रिसर्च में बड़ी सिंपल सी चीज होती है। हम्म। जब भी आपके पास कोई स्टेटमेंट होता है, आप क्या कह सकते हैं और क्या चीज आपको नहीं पता चलती लेकिन आप बोल देते हैं। हाँ। तो हम जहाँ पे ये ऐसी चीज होती है जो हमें नहीं पता, उसको हम नहीं बोलते। सो दूसरी कंट्री में वेदर स्पिरिचुअलिटी है नहीं है, वंस आई एम नॉट लिविंग देयर, आई डू नॉट नो, बट हमारे यहाँ जो है इट इज डिसेंट। और ये समझना पड़ेगा, जो हम बार बार कह रहे हैं, हेल्थ इज अ इंटीग्रेटेड कंसेप्ट। केवल आप दवा खा के और ऐसे करके नहीं जी सकते, केवल आपने खाना अच्छा खाया उससे भी नहीं हो सकता। तो इट इज इम्पोर्टेंट, और जो सब रियलाइज कर रहे हैं कि जो लोग थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, they turn out to be healthier. Sir, correct me if I'm बिल्कुल wrong. बिल्कुल बिल्कुल। काफी इसमें रिसर्च भी हुई है योग से, महर्षि महेश योगी जी की रिसर्च, और अभी दूसरे और इंटरनेशनल एक सर, मुझे अगर सही याद आ रहा है तो देयर वाज दिस वेरी फेमस स्टडी जिसमें आईसीयू पेशेंट्स में एम्स में महामृत्युंजय जाप सुनाया गया था, जी, और जी, फिर उसको कंपेयर किया था। और गायत्री मंत्र पे भी रिसर्च हुई है काफी। दिस वाज डन इन क्योंकि क्रिटिकल सर, पेशेंट्स। गायत्री मंत्र के लिए तो बोला जाता है कि जो उसके जो शब्द हैं वो वाइब्रेशन वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव एनर्जी देते पॉजिटिव हैं। एनर्जी देता जी है। जी जी तो जी। उससे हमारी हेल्थ पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। जो मतलब अगर हम इन पद्धति से दूर हटके कहीं जा रहे हैं तो हम एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी मेंटालिटी से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। जी। सर जैसा अभी सर ने बताया कि एम्स में इसके ऊपर रिसर्च भी हुई, तो क्या एम्स के अलावा भी ये स्टडी कहीं और किसी हॉस्पिटल में की बहुत गई बहुत जहां बहुत जिन पेशेंट्स पर सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ? जी, बहुत विदेशों में बहुत हुई है, अमेरिका में हुई, यूरोप में हुई है, भारत में भी एक बहुत ही प्रमुख योग का संस्थान है बेंगलुरु में, तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योगिक साइंसेस, तो उसमें काफ़ी साइंस रिसर्च हुई है, और उन सब ने यही पाया कि योग से, प्राणायाम से और मेडिटेशन से, ध्यान से, उससे काफ़ी स्वास्थ्य में लाभ होता है। देखिए, आपने जो कहा ना कि स्पिरिचुअलिटी क्या भारत से आई, तो स्वस्थ हम कहते हैं ना भाई, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं। तो स्वस्थ का अर्थ सिर्फ हेल्थ ही नहीं है, स्व में स्थित, अपने में स्थित, यानी स्वरूपारूढ़ रहो, अंतर्मुखी हो, वो है वास्तविक अर्थ स्वस्थ का। तो अब जब अंतर्मुखी होंगे, ध्यान करेंगे, आप सोचेंगे कि हम और आप और विश्व की पूरी समस्त सृष्टि एक ही है, तो जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो पूरी सृष्टि अब एक ही है और कोई दो नहीं है, अद्वैतवाद जो है वो आदि शंकराचार्य जी का। तो चलिए, वो तो स्पिरिचुअलिटी का बहुत हाई लेवल है, लेकिन उससे हमें स्वास्थ्य लाभ जरूर मिलता है, इसमें बहुत रिसर्च है, शोध से प्रमाणित है ये। सर क्योंकि हम खान पान की भी बात कर रहे थे, अभी हम स्पिरिचुअलिटी की बात, खान पान की बात करते हैं। एक मैंने सुना है कि मतलब बोलते हैं कि मंथ को डिवाइड किया गया है कि इस मंथ में आपको ये खाना चाहिए, इस मंथ में आपको ये कहना चाहिए, उसका एक श्लोक भी है याद कराने के लिए लोगों को। जी जी, तो ये है आयुर्वेद में सिद्धांत कि हर ऋतु का
के अनुसार आपको, और जिस जहाँ पे आप रह रहे हैं उस प्रकृति, आप हिमालय पहाड़ में रह रहे हैं तो कुछ और आपको भोजन सूट करेगा उसी महीने में, और आप रेगिस्तान में रह रहे हैं तो कुछ और सूट करेगा, समुद्र के तट पे हैं तो कुछ और सूट करेगा। तो ऋतु के अनुसार आपकी दैनिक दिनचर्या भी होनी चाहिए और भोजन भी वैसे होना चाहिए। आजकल कोल्ड स्टोरेज में रख के पूरे साल आप गोभी खा रहे हैं, मटर खा रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है, क्योंकि उसके जो जब स्टोरेज हम करते हैं तो उसके विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आपका सर इसमें क्या बिलीव है कि जैसे इसी में ये तो साइंटिफिक एस्पेक्ट हो गया, एक अनएक्सप्लोर्ड पार्ट होता है कि जैसे सात्विक भोजन है, राजसिक भोजन है और तामसिक है। और टेक्निकली अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात किया जाए तो जो आपने खाना कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया वो टेक्निकली वेजिटेरियन है, कुछ भी वो तो तामसिक होना शुरू हो गया। इसमें आपका कितना विश्वास है? बिल्कुल, आप ठीक कहा कृष्ण जी। तो कोट करते हैं भगवत गीता को, 17वें अध्याय में बताया गया है, आयु सत्व बला रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो सात्विक जो लोग होते हैं प्रवृत्ति के, उनको कौन सा भोजन प्रिय है? जो आयु को बढ़ाता है, सत्वगुण को बढ़ाता है, गुड वर्चुअस लाइफ स्टाइल, बल फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, प्रीति लव एंड अफेक्शन, प्रीति आपका नाम है प्रीति, तो लव अफेक्शन बढ़ाता है। आज देखिए विश्व में क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया से लड़ रहा है, अपने देश में देख लीजिए एक पार्टी दूसरे से लड़ रही है, घर में देख लीजिए सास बहू से लड़ रही है, क्लास में बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो हर लेवल पे, चाहे वो घर हो, चाहे विश्व हो, चाहे देश हो, हर लेवल पे हमें लव एंड अफेक्शन, प्रीति की कमी हो गई है। वो शायद क्योंकि हमारा आहार सात्विक नहीं रहा, हमारी लाइफस्टाइल सात्विक नहीं रही। और इसमें क्या क्या भोजन है जो इस तरह के, जो विच एनहेंस लव एंड अफेक्शन अमंग ईच अदर, विच एनहेंस योर लॉन्जिविटी एंड गिव फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, आरोग्य, वो हैं रसीले फल, ताजे फल, सब्जियां अधिक मात्रा में, और ऋतु के अनुसार वो भी, और स्निग्धा माने थोड़ा फैट, तो घी मक्खन थोड़े मात्रा में जरूर खाना चाहिए। लेकिन आजकल के तो बच्चे सर खाते ही नहीं है। नहीं, वो तली चीजें वैसे खाते हैं, फ्राइड बर्गर और पिज्जा नूडल्स खा रहे हैं, उसी से उनका स्वास्थ्य खराब है, क्योंकि वो सब तामसी भोजन है, तो वो नहीं खाने चाहिए। हमें ताजे फल सब्जियां और थोड़ी मात्रा में घी मक्खन जरूर खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में जितने हार्मोन्स बनते हैं, कॉर्टिसोल ले लीजिए, ईस्ट्रोजन ले लीजिए, प्रोजेस्टेरॉन ले लीजिए, टेस्टोस्टेरोन ले लीजिए, सभी हार्मोन का मूल स्रोत है कोलेस्ट्रॉल। तो बिना कोलेस्ट्रॉल के कोई भी हार्मोन शरीर में नहीं बन सकता। जब हम सूर्य देव के सामने बैठते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी की संरचना करती हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण। स्किन में 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होगा, तब सूर्य की किरणें उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करेंगी। तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ी मात्रा में, यानी घी मक्खन थोड़ी मात्रा में लेना आवश्यक है। तो ये तो हुआ सात्विक भोजन। फिर है कुछ राजसी भोजन है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। उसका बताया गया, कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना। तो क्या क्या है? कटु बहुत कड़वे, अम्ल बहुत एसिडिक खट्टा, लवण, लवण माने नमक। तो WHO की रिसर्च है कि 5 ग्राम से ज्यादा, 1 चम्मच से ज्यादा अगर नमक खाया जाए तो उससे हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक ज्यादा होता है। और कुछ रिसर्च है कि अधिक नमक खाने से कुछ कैंसर भी हो जाते हैं। आप लेह लद्दाख में जाइए तो वहाँ नमक की चाय पीते हैं और उनको इसोफेगस और स्टमक का कैंसर बहुत ज्यादा होता है। तो उसको ICMR ने रिसर्च के द्वारा प्रमाणित किया कि वो हाई सॉल्ट इंटेक से रिलेटेड है। तो लवण अति उष्ण। मेरा सर इसमें ये कहना था कि साइंस भी आज की तारीख में, जैसे फ्रूट्स आपको ज्यादा खाने चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमारे यहाँ जो चीज 5000 साल से कह रहे हैं वो आज की तारीख में साइंस प्रूव कर रही है। सर राजसिक वाले में मेरा एक पूछना है, बल्कि यू नोट पीपल जो थोड़े से इमोशनल ज्यादा होते हैं वो जरूर ये नोट कर सकते हैं, नहीं किया आज तक तो अब करें, कि जब वो थोड़ा सा ब्लैंडर फूड लेते हैं उनका मूड थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, और जब वो बहुत चटपटा खाना खाएंगे तो ओवर नेक्स्ट 2 वीक्स उनका मूड काफी वेरिएशन होना शुरू होगा। तो यही राजसिक का बिल्कुल वो है कि आप जितना चटपटा और ये खा रहे हैं वो आपके मूड पे इफेक्ट डालेगा, उससे बीमारियां होती हैं। अति उष्ण, आजकल बच्चों को सिजलर खाने का बहुत शौक है, एकदम हॉट, बर्निंग हॉट, तो उससे बहुत बीमारियां होती हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए तो वहाँ पे इसोफेगस, स्टमक का कैंसर बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एकदम बर्निंग हॉट पोर्क का, रेड मीट खाते हैं, बीफ एंड पोर्क का। तो बहुत अधिक गर्म खाना वो भी हानिकारक है, और पंजेंट, बहुत जलन वाला, तीक्ष्ण वाला खाना हानिकारक है, बहुत अधिक नमक, बहुत अधिक खट्टा, कड़वा,
ये सब खाने हानिकारक हैं। क्यों? क्योंकि इससे बताया गया आहारा राजस्य, ऐसे आहार कटुअम लवण अति उष्ण, इससे आहारा राजश्रेष्ठा, ये राजसी लोगों को प्रिय है, लेकिन इससे क्या होता है? दुख शोक आमय प्रदा। आमय माने बीमारी, जैसे कहते हैं ना, पहला सुख निरामय काया, तो निरामय माने फ्रीडम फ्रॉम इलनेस, आरोग्य, और आमय माने बीमारी। तो ऐसे भोजन कटु और लवण से बीमारियां होती हैं। ये हमें 5000 साल पहले बताया गया। हमारा जो इंडियन कल्चर है वो वास्तव में बहुत रिच है, लेकिन बीच में जो कुछ ऐसे लोगों ने हमारे ऊपर राज किया, उन्होंने हमारी जो कल्चर थी उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं, की। हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट मेरा ये कहना है जैसे वो कहते हैं ना, उसके लिए हंस वो हो जो मोती चुग चुग खाए। तो आपको सब लोगों की अच्छी अच्छी चीजें चूज कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि हमारी खराब चीज लो, ये तो हमने किया। सो एस्केपिज्म नहीं होना चाहिए। हमने गलती करी है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ हमने गलती करी और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, गलती अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, ये इसलिए बहुत जरूरी है, इसका मतलब आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता वो गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज गलती एक्सेप्ट करो। कन्फेस योर मिस्टेक्स एंड रॉन्ग डूइंग्स। उसी में सर सबसे बड़ी गलती तामसिक खाना, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बता पाए। हाँ, तो ये अगले श्लोक में बताया, याति यामम गत रसम पूति परिष्यतम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस्य प्रियम। तामसी लोगों को क्या प्रिय है? यम कहते हैं एक पहर को, तो दो पहर हम लोग कहते हैं ना, दो पहर माने दिन का दूसरा पहर। तो अगर एक पहर 3 घंटे का है, 8 पहर होते हैं पूरे दिन में, तो 24 को 8 से भाग दीजिए, 8 या 24, तो 3 घंटे का एक पहर हुआ। तो इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, जिस पहर में आप भोजन बनाइए उसी पहर में खा लीजिए, यानी 3 घंटे के अंदर खा लीजिए। इसके बाद खाएंगे आप तो वो तामसी हो जाएगा। तो देखिए, ब्रेड जो फ्रिज में खाना रखते हैं पर वो भी तामसिक हो जाता है। तो आपने ब्रेड खाते हैं, आप डबल रोटी इसे कहते हैं हिंदी में। तो ब्रेड आज बनी बेकरी में, कल मार्केट में आई शॉप में, परसों आपने खरीदी, 3 दिन तो ऐसे ही पुरानी हो गई। तो ये श्लोक जब से करीब 20 वर्ष पहले मैंने सीखा था, तब से मैंने डबल रोटी, ब्रेड और सैंडविच खाना बंद कर दिया। तो भाई क्योंकि अगर वो- आप भी रखी हुई चीजें खाते हैं तो उन्हें खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ को सीधे सीधे ये चीजें इफेक्ट बिल्कुल करेंगी। बिल्कुल। सर, इसी की हम बात कर रहे थे। मेरे एक सवाल है, मतलब माताएं बहनें क्या करती हैं कि आटा एक बार में लगा लिया कि पूरे दिन भर का जो है हमने सुबह लगा के रख लिया और दोपहर भी उसी से रोटी बन गई और शाम को भी उसी से बन गई, तो वो आटा भी खराब हो गया फिर? मुझे लगता है वो रोटी बनाने का टाइम काउंट होता है। रोटी जब आपने उसका हाँ, फाइनल तब प्रोडक्ट से बनाया count- तब से count काउंट ओके, होगा। होगा। मतलब हाँ। अगर हम आटा लगा के, वो तो कच्चा ही ना, अभी पका अच्छा। नहीं ना, पकाने के पश्चात फिर 3 घंटे में खाना। आप तो सबको आफ्टर मेंटल कुकिंग, ब्रेकडाउन दे देंगे। आफ्टर कुकिंग 3 hours ये रूल है। मतलब ये भी एक मिथ है कि आटा जो रात को बच गया खाना बनाने से वो हमने फ्रिज में रख दिया, तो सुबह अगर आप उसी आटे को बना के खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए जो है अच्छा नहीं रहेगा। इसमें हम ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि आटा पका तो नहीं ना, वो तो कच्चा रखा है। और प्लस ना सिर्फ वो पानी में आटे के घोला लिए- आपने उसको। It's a उसमें very शायद- wonderful reaction that water या effect that water has on बहुत सारे हमारे products। पानी के अंदर छोड़ के कई चीजों का प्रोडक्टिविटी, हेल्थ फैक्टर्स, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाता है। आटे के साथ जब आप मिक्स करते हैं उसको, तो थोड़ी देर बाद जो कंसेप्ट है कि आटा फूलता है थोड़ा सा, जी। उसके एंजाइम्स और ये सब चीजें एक्टिवेट होती हैं। लेकिन आप एक समय तक रखेंगे तो वो बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये भी एडवाइजेबल नहीं कि आपने रात में छोड़ दिया, बट आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अब घर में आप अकेले काम करने वाले हो और मान लीजिए मैं हूँ आपके घर में और मैं कहूँ कि नहीं भाई मैं तो रोटी खाऊंगा नहीं, ना, तो आपको बैलेंस तो अपनी लाइफ में लाना ही पड़ेगा। और वैसे भी इतना बिजी शेड्यूल होता है, तो उसके लिए तो वर्किंग फीमेल्स के लिए तो ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो चीजों को कैसे बैलेंस करके चलें। जी। सर, जब हम वर्किंग फीमेल्स की बात करते हैं तो उनकी लाइफ में ना, मतलब बहुत सारी लाइफ डिसीज आ जाती हैं। मतलब उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई, एंजाइटी हो गया, तो इन चीजों से वो कैसे बच सकती हैं? क्योंकि ये मुझे लगता है कि आज की फीमेल्स ना सबसे ज्यादा जानना चाहती हैं कि मैं हाइपरटेंशन से या कोलेस्ट्रॉल से कैसे बच सकती हूँ। जी। तो लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हमारी माताओं और बहनों में होती हैं, महिलाओं में, वो प्रमुख हैं ओबिसिटी, खान पान की गड़बड़ी से ज़्यादा खा रहे हैं, स्पेशली तली हुई चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, और उतना योगासन प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो जो कैलोरीज शरीर में जा रही हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, वो शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं, उसी को ओबिसिटी कहते हैं, चर्बी के रूप में बढ़ जाती है। तो उससे कई बीमारियां हैं। ओबिसिटी तो है ही, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं जब बढ़ जाता है, डायबिटीज़ उससे रिलेटेड है।
हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रिलेटेड है। और यंग लड़कियों में आपने सुना होगा पीसीओडी बहुत कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उससे रिलेटेड है इनफर्टिलिटी, पीरियड्स का इरेगुलर होना, और डिलेड फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, जिससे कि रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। तो ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं और इनसे हम बच सकते हैं अगर हम आहार विहार ठीक करें, एक्सरसाइज रोज करें, कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे योगासन प्राणायाम जरूर करें, और कुछ नहीं तो थोड़ा आपके पास बगीचा है, गार्डन है, पार्क है, तो वहाँ पे दौड़ ही लें खुली हवा में, ताज़ी हवा में जरूर करें। लाइफस्टाइल डिजीज बोला इसलिए गया क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं अच्छा करोगे, अच्छा जियोगे, अच्छा ये करोगे तो होगा। इसके पीछे बहुत मेजर रिसर्चेज हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिसर्चेज हैं, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से क्वांटिफाई कर रखा है कि इतना करोगे तो इतना होगा, एक्सरसाइज का कितना इम्पैक्ट है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस का मतलब ये है कि अगर आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करते हो तो आपकी वो बीमारी कम भी होगी, ये भी चीज प्रूवन है। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल जस्ट इन केस बहुत अच्छी नहीं है तो इट इज नॉट लेट। आप आज की तारीख में भी अगर उसको थोड़ा सा सुधार कर पाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको आएगा ही आएगा। तो डायबिटीज जिन लोग पे अगर उनकी इंप्रूवमेंट होती है तो शुगर का लेवल कंट्रोल में आना शुरू होगा, बीपी की दवा की डोज कम हो जाएगी। सो इट इज नॉट, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। वापस सही करने के लिए लेट नहीं है कभी, देर तो कभी है नहीं। जब आपको पता चल गया, जब आपने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, तभी से आप मान लीजिए कि आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जितना ज्यादा समय हेल्थ के लिए देंगे उतना ही हमारी लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी। सर, हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। मतलब ये भी देखा गया है कि मतलब हम बच्चे को फीड नहीं कराना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाएगा, शेप खराब हो जाएगा। तो उसको लेकर आपका क्या मानना है? जी, तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो रिस्क फैक्टर्स हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसमें काफ़ी रिसर्च हुई है। तो उसमें ये बताया गया कि अगर 1 घंटे एक्सरसाइज रोज करें, अपना वजन कंट्रोल रखें, और रेड मीट और एनिमल फैट कम मात्रा में खाएं, घी, मक्खन और लाल मांस कम मात्रा में खाएं, तो हम ब्रेस्ट कैंसर से बहुत अधिक बच सकते हैं। फिर ये देखा गया कि जो महिलाएं पहले बच्चे को जन्म देती हैं 30 वर्ष से पहले, कुछ स्टडीज में 35 वर्ष देखा गया कट ऑफ, कुछ में 30 वर्ष से पहले अगर पहला बच्चा होता है, उसको कम से कम 1 से 2 वर्ष तक स्तनपान कराती हैं, तो उन महिलाओं में स्तन कैंसर की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, बचाव होता है, कंपेयर टू दोज लेडीज हु हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर एज 30 और डू नॉट ब्रेस्ट फीड। तो इसीलिए आप देखिए आजकल बड़े बड़े ऑफिसेज में और मॉल वगैरह में भी, स्टेशन में भी, एयरपोर्ट में भी बेबी फीडिंग के लिए अलग से स्थान बनाया गया है उनको, जिससे कि वो बच्चे को स्तनपान कराती रहें। तो स्तनपान कराना बहुत आवश्यक है। WHO ने सजेस्ट किया 2 वर्ष तक स्तनपान कराना चाहिए, जिससे कि बहुत बच्चे को भी साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है, एक बॉन्डिंग बिटवीन चाइल्ड एंड मदर बनती है, इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है, एंटीबॉडीज बहुत आते हैं, तो लेकिन स्तन कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये देखा गया कि जो हमारा ब्रेस्ट के अंदर की कोशिकाएं हैं वो मान लीजिए इतनी एडवांस हो सकती है, और ये देखा गया कि जब वो इतने लेवल पे पहुंच जाती है तो वापस वो आके कैंसर बनने की चांसेस कम होती है। जिन मान लीजिए यहाँ तक पहुंचना है, अगर कोई लेडी है जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, स्तनपान नहीं करती, तो वो इस लेवल तक पहुंचेगी। ये जो आखिरी का पुश होता है उस कोशिका को एडवांस होने का, डेवलप होने का, ये लैक्टेशन से मिलता है, इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो लैक्टेशन की वजह से डिफरेंशिएशन होता है, तो ये देखा गया कि वो कोशिकाएं कैंसर बनने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो शेप खराब नहीं होता, पहली चीज तो वो आपका एज के साथ जो चेंजेस होंगे, फैट का डिपोजिशन और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर कम होना जिसकी वजह से थोड़ा सा सैगिंग हो जाएगी, वो तो होगा ही। देखिए, लेकिन एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कहीं कहीं ज्यादा है किसी भी और चीज के पे, और ये केवल माँ के लिए नहीं है, बच्चे के लिए भी है। बच्चे को इम्यूनिटी, माँ को आप ये मान के चलिए कि 30 साल की माँ है, उसने अपने जीवन में जो जो इन्फेक्शन लिया होगा उसके एंटीबॉडी उसके बॉडी में, वो एंटीबॉडी सब ट्रांसमिट हो जाती है बच्चे पे। तो बच्चा जब छोटा होता है तो वो इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकता, इससे बच्चे के बीमार होना और अनफॉर्चुनेट केसेस में जिसमें वो मर जाते हैं वो भी बहुत कम हो जाता है।
सो ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। सर क्योंकि हम यहाँ ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो क्या मतलब वो फीमेल्स क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम है, प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया, तो वो बच्चे को फीडिंग कैसे कराएंगी, तो क्या ऐसी मदर्स में रिस्क है कैंसर का? जी, तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। कई महिलाओं में ये वास्तविक प्रॉब्लम है, दूध नहीं आता, तो उसका एक आयुर्वेद में बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, गैलेक्टोगॉक कहते हैं उनको, यानी कि जो मिल्क सिक्रीशन बढ़ाए। हमारे एलोपैथी में ऐसी कोई दवा नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बताया, हमें बहुत विद्वान काय चिकित्सकों से मैंने संपर्क किया, उन्होंने कहा कि शतावरी की बनी, शतावरी जो एस्पैरेगस होता है उसकी रूट से बनाते हैं दवाइयाँ कुछ, तो उससे मिल्क सिक्रीशन बढ़ता है। तो मैंने उसको प्रयोग भी कराया कई महिलाओं में, उससे वास्तव में बढ़ता है, तो उनको ये दे सकते हैं हम लोग। और उससे भी अगर मिल्क नहीं आता तो फिर उनको थोड़ा केयरफुल ज़्यादा होना है, उनको ज़्यादा चेकिंग करना है, स्पेशली अगर उनके घर में किसी को मदर या सिस्टर या मौसी नानी फर्स्ट या सेकेंड जनरेशन में इस तरह अगर है उनके फैमिली हिस्ट्री, तो उनको ज़्यादा सचेत रहना है, सर्विलेंस कराते रहना है, चेकअप कराते रहना है 30 वर्ष के बाद से। अच्छा, अब ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बड़ा अच्छा एक डेटा आया कि अगर छोटी बच्चियों को उनको खूब खेल कूद में, विगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाएं, तो उनका मीनार्के डिले हो जाता है, मेंसेस शुरू लेट होता है, मासिक धर्म लेट हो जाएगा। मासिक धर्म अगर लेट हो जाएगा बच्ची को, तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है, ब्रेस्ट कैंसर से भी बच सकती है। क्योंकि सर अभी तो हम ये देखते हैं कि जो 8-9 साल की बच्चियां हैं, उनको भी मासिक धर्म जो है तो वो शुरू होना शुरू हो जाता है। वो खराब है, क्योंकि वो इसीलिए है क्योंकि हमारी बच्चों की लाइफ स्टाइल डिजीज, रात के देर रात तक 11 बजे तक व्हाट्सएप और फेसबुक करते रहेंगे और पिज्ज़ा नूडल बर्गर खाते रहेंगे, देर जगेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हर समय मोबाइल से चिपके रहेंगे, तो वो सब हानिकारक जो लाइफ स्टाइल है और भोजन है, उससे ये सब हो रहा है। तो उससे बचाव का बहुत अच्छा तरीका है, छोटी बच्चियों को खूब खेल कूद में लगाएं, गांव में हमारे कबड्डी खेल लें, खेत में पानी भरने जाएं, गाय बैल को चराएं, गौ माता की सेवा करें, जितना ज्यादा हो उतना फिजिकल विगरस फिक्स है, और कुछ नहीं, कबड्डी खेलें, दौड़ भाग करें, दौड़ें खूब। तो उन छोटी बच्चियों को प्रेरित करिए, खेल कूद में खूब ज्यादा हिस्सा लें। ज्यादातर ये होता है कि नहीं ज्यादा खेलना नहीं है, पढ़ो, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ऐसे गांव में ना बोलते हैं, तो वो नहीं, बच्चों को खूब ज्यादा खेलने दीजिए छोटेपन में, जिससे कि उनका स्वास्थ्य लाभ हो, उनको उनका ओबिसिटी एक तो कम होगी। चाइल्डहुड ओबिसिटी अगर हो जाती है तो वो जीवन भर रहती है, उसके बहुत हार्म्स हैं। इसमें मैं एक चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत से जो नर्सिंग मदर्स, मतलब जो वो महिलाएं हैं जो दूध पिलाने की कोशिश कर रही होती हैं, उनको दूध नहीं आ रहा। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअली दूध नहीं बनता। ज़्यादातर केसेस बेसिकली होते हैं अटैचमेंट इश्यूज, की उनको नहीं पता कि बच्चे का मुंह कैसे लगना है, लैचिंग कहते हैं उसको, हाँ, तो वो फीडिंग कैसे होनी है, या निपल फॉर्मेशन कैसे होना है। फीमेल्स में निपल पहले बनाना पड़ता, तभी वो बच्चे ने एफर्ट नहीं लगाया, वहां पे क्रैक्ट हो गए। तो इतना सिंपली आप नहीं कह सकते कि हमारे दूध नहीं बन रहा, उसमें थोड़ा सा एक नर्सिंग सपोर्ट मिल जाए या कोई डॉक्टर देखे, वो गाइड कर पाए, वो लेबल करे कि सही में नहीं बन रहा। तो 1 और 2 डेज तक बच्चे को पता ही नहीं होता कि, मतलब उसको इनिशियली नहीं पता होता कि मुझे कैसे पीना है। और चांस की बात है कि जो माँ का दूध होता है वो शुरुआत के 4 दिन का जो होता है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाद का इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो 4 दिन की है ना, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा है। जिस टाइम पे बच्चे को ट्रेनिंग नहीं हो रखी, बच्चा तो कहाँ से अपने रिफ्लेक्सेस से करता है जो उसको ऊपर वाले ने दिया है, तो वहां पे ये इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जो एक्सपीरियंस्ड हमारी मदर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो कि फीडिंग में थोड़ा सा गाइड करें। मदर्स हैं, उनको दे दिया पहली बार बच्चा, वो उनको पता नहीं लगाना कैसे है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा लगाया हुआ है, बच्चा नहीं पिएगा। बच्चे कोई बचपन में नहीं वो करते हैं, छोटा सा, उसको क्या पता। ये है कि बच्चे को जब वो फीड करता है ना फर्स्ट टाइम, तो वो बहुत टफ होता है उसके लिए। अगर हम नॉर्मल मिल्क फीडिंग कराते हैं तो वो बहुत इजी होती है। अगर बच्चे ने 1-2 बार नॉर्मल बॉटल से मिल्क पी लिया, तो वो जो है उसके बाद वो एफर्ट नहीं। बच्चा जब ब्रेस्ट से दूध पीता है
तो उसको एफर्ट लगाना पड़ता है उस निपल को फॉर्म करने के लिए। जब सकलिंग करने के लिए उसको सकलिंग भी करनी है और उसको ताकत लगा के निपल को ऐसे फॉर्म भी करना है अपने मुंह के अंदर। जब वो आधी ताकत उसने निपल बॉटल वाले से पिया तो उसको ये वाली ताकत तो लगानी नहीं पड़ी। जब आपको एक आसान तरीका मिल गया तो आप मेहनत वाला काम क्यों करोगे? एंड बच्चों के दिमाग में उसका पास काम क्या है? केवल एक काम है, सो और दूध पियो। तो उसको जो मेन काम है उसमें आपने 50% एफर्ट कम कर दिया। तो अगर आपने बॉटल फीडिंग स्टार्ट करी तो बच्चे जनरली ब्रेस्ट फीड की तरफ नहीं जाते। फिर कुछ उनको चेकअप भी करा लेना चाहिए। कभी कभी क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है, कॉन्जेनिटल बीमारी, उसके कारण बच्चे वो नेगेटिव प्रेशर सक्शन नहीं कर पाते। तो एक बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर देख ले जैसे ही बच्चा पैदा हुआ कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जिसके कारण वो बच्चा नहीं पी पा रहा। सर की जो एक्सपर्टीज है, थोड़ा सा आप हमको ये एग्जैक्टली बताइए कि जो हमारी कैंसर सब लोग बात करते हैं, जो हमारी टिपिकल वो लोग हैं वेयर दे डू नॉट नो देयर बॉडी, अचानक से छोटी लड़की थी, ब्रेस्ट बनने शुरू हो गए। अब वो टिपिकल 14 से 18 साल की एज ग्रुप है एंड दे आर कंसर्न कि भाई उनको हमारी उन नानी को कैंसर हो गया था, हमको भी तो नहीं हो जाएगा। अब उन्होंने अपना ब्रेस्ट पैल्पेट किया, जब उसमें फील किया तो उनको गांठें भी महसूस हो रही हैं। तो ये ऐसे केसेस में ब्रेस्ट की बीमारियों के बारे में थोड़ा सा हमको गाइड करिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया डॉक्टर कृष्णमूर्ति। हमें जागरूकता की आवश्यकता है, तो जागरूकता हर लेवल पे होनी चाहिए। तो बच्चों से शुरू करें, हम उनको बताएं अलग अलग बीमारियों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अच्छे आहार विहार के बारे में, लाइफ स्टाइल, सेफ डाइट, हेल्दी डाइट के। और उनको जब करीब से 8वीं क्लास में हो या 10वीं क्लास में पहुंचे तो उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्वतः स्तन की जांच के बारे में पढ़ाया जाए। बड़ा आसान है, 5 मिनट लगते हैं, 5 मेथड्स होते हैं। और ये आप देख लीजिए तो यूट्यूब में, और अभी जितनी महिलाओं की विमेंस एरा, विमेंस मैगजीन जितनी होती हैं उन सब में इसके बारे में दिया जाता है। और सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए कि स्वतः स्तन की जांच कैसे करें। इसके अतिरिक्त उनको बताया जाना चाहिए कि कुछ इन्फेक्शन से जो कैंसर होते हैं, जैसे कि एक वायरस है उसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस। तो HPV वायरस की वैक्सीनेशन है, उससे हमें कुछ कैंसर पूर्णतया समाप्त हो गए हैं। विदेशों में देखा जाए, यूरोप में, तो वहाँ सर्वाइकल कैंसर पूरा खत्म हो गया, एरेडिकेट हो गया, थैंक्स टू HPV वैक्सीनेशन। तो WHO ने काफ़ी रिसर्च करी कई देशों में, उन्होंने देखा कि 2 डोज अगर दी जाए HPV वैक्सीन की इन स्कूल गर्ल्स बिटवीन 9 and 14, तो 9 से 14-15 साल की बच्चियों को अगर 2 डोज दे दें हम तो भी पर्याप्त है, उनसे 4 कैंसर बच सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा कोई भी व्यूअर 9 से 14 साल की एज ग्रुप में लड़की है, या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं, आप उसके माता पिता हैं, क्योंकि 9 साल पे आप नहीं इमेजिन करते कि ये टाइम है कि मैं इतनी जल्दी कुछ करूं उसको आगे चल के कैंसर नहीं होगा, बट इट इज एक्चुअली ट्रू। तो आपको ये उसको ही बताना पड़ेगा कि प्लीज जाइए और ये वैक्सीन लीजिए, सभी जगह अवेलेबल होती है। और सरकार इस पे बहुत काम कर रही है कि कुछ करके उस वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट ला पाए। जब तक वो नहीं भी होता है तब तक आप वेट क्यों करें, इट इज अ वेरी स्मॉल एक्सपेंस। लेकिन टेक होम मैसेज है कि आप जब इन लोग से ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसको वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो इसके बारे में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बताइए, आपके हॉस्पिटल में इसकी सुविधा है? सर हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं ही। इसमें 2 तरीके की वैक्सीन आती हैं, एक पेंटावैलेंट होती है और एक क्वाड्रीवैलेंट, मतलब 4 उसके अंदर एंटीजेंस हैं और उसके अंदर 9 एंटीजेंस हैं। अर्ली एज में अगर आप लगवाते हैं तो 4 वाली भी काम करेगी, क्योंकि वो जो HPV वायरस होता है वो खतरनाक वाले होते हैं और हल्के वाले होते हैं। खतरनाक वालों को कवर कर देती है, उसके बाद बॉडी अपने आप से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देगी। तो जो हमारे यहाँ आके लगवाना चाहता है, इट इज 100% अवेलेबल। और उसके बाद 6 महीने के बाद, कुछ समय के बाद आपको रिपीट करानी होगी सेकंड डोज। लेकिन ये चीज करानी मैंडेटरी है। सर 9 to 14 के लिए आपने बताया, अगर कोई गर्ल जो है 14 इयर्स अबव है ना, और शादी नहीं हुई है अभी तक, शादी हो भी गई है, तो भी उसका लाभ होगा। बस उसमें 3 डोज लग जाती है और आपका फिर क्वाड्रीवैलेंट से काम नहीं चलेगा, फिर आपको 9 वैलेंट वाली वैक्सीन लगवानी पड़ेगी और 3 डोज लगवानी पड़ेगी। तो इवन एट 30 इयर्स
आप 25 साल के हैं, 30 साल तक भी देयर इज नो हार्म कि आप नहीं लगवा सकते, लेकिन 3 डोज लगेगी और 9 वैलेंट वाली लगेगी। सर मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूँ, बट मैंने सुना है ऐसा कि जो ये वैक्सीन होती है वो मतलब शादी से पहले वर्क करती है, उसके बाद जो है वो इतना वर्क नहीं करती है। वो निर्भर करता है कि जिस पुरुष से संबंध है उनको इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर वो उनको एचपीवी इन्फेक्शन नहीं है तो शायद जीवन भर उनको आवश्यकता न पड़े। तो अगर मोनोगैमी जिसे कहते हैं ना, मोनोगैमस अगर रिलेशनशिप है एक ही पुरुष से है, लेकिन अगर कई लोगों से संबंध है और किसी एक पुरुष से भी आ गया वो वायरस, तो इसलिए आजकल पुरुषों में भी दी जा रही, बच्चों में स्कूल बॉयज को भी दिया जा रहा है, क्योंकि वही तो वो ट्रांसमिट करेंगे इन्फेक्शन, महिला को वही पुरुष लाएंगे, इसलिए पुरुषों को बच्चों को भी दी जा रही है वैक्सीन, क्योंकि उससे भी लाभ है। इसके अतिरिक्त वो एनल कैनाल कैंसर और जेनाइटल कैंसर्स इन बोथ जेंडर्स, पुरुष में भी जो जेनेटिलिया का पेनिस का कैंसर है, लिंग का कैंसर, वो भी उससे संबंधित है, तो उसका भी बचाव होगा। तो पुरुषों में भी इसको देना चाहिए। लेकिन ये कंसेप्ट बहुत सही नहीं है, आपको एज के हिसाब से रहना, शादी हुई है नहीं हुई है, अगर आप उस एज लिमिट में आते तो आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। मतलब कि 35 एज तक हम ये वैक्सीन ले सकते हैं, उसके बाद उसका लाभ नहीं, क्योंकि अगर आपके अंदर एचपीवी इन्फेक्शन हो गया, हर एचपीवी इन्फेक्शन कैंसर नहीं करेगा, लेकिन जो परसिस्टेंट जर्म्स हैं, वायरस हैं, शरीर में काफी दिन तक व्याप्त हैं, वो फिर धीरे धीरे सेल्स की कोशिकाओं को परिवर्तित करके वो फिर हाइपरप्लेजिया फिर नियोप्लेजिया बना देते हैं। तो परसिस्टेंट इन्फेक्शन इज हार्मफुल। ओके सर, जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करें, अभी सर ने भी पूछा कि गांठ अगर हो गई तो वो कैंसर में जो है कन्वर्ट हो सकती है। क्या इसके अलावा कोई और ऐसा सिम्टम है जिससे हम ये पता लगा पाए कि ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी अर्ली स्टेज है? जी, कि अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लिया तो आप मतलब अपने क्योर आप हो को बचा सकते हैं, सकते क्योर हो कर सकते सकते हैं। हैं। जी जी जी। तो स्तन में कोई बदलाव, शेप में कोई बदलाव आ गया, गड्ढा पड़ गया, डिम्पल पड़ गया, या हाथ अपने ऊपर उठाया तो एक जगह डिम्पल पड़ जाए, चेहरे में डिम्पल होता है तो सुंदरता की निशानी होती है। ठीक है, जैसे प्रीति जिंटा जी या शर्मिला टैगोर जी थी हमारी फिल्म स्टार, तो वो चेहरे में डिम्पल तो सौंदर्य की निशानी है, लेकिन स्तन में डिम्पल पड़े तो वो गंभीर विषय है, उसको जांच जरूर कराना चाहिए। फिर निपल का अंदर घुसना, खासतौर से अभी रिसेंट ऑनसेट, जैसे 2 महीने बच्चे को स्तनपान कराया है, 2 महीने से निपल अंदर चला गया, उसको जरूर चेक कराएं, वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। रक्त स्राव हो निपल से, या पानी जैसा रिसे, जैसे रसगुल्ले की चाशनी होती है सफेद सफेद स्टिकी सा, वो कपड़े में अगर स्टिक कर रहा हो तो सीरस डिस्चार्ज जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में, या ब्लड डिस्चार्ज। तो अगर निपल से ब्लड या वाटरी डिस्चार्ज है उसको चेकअप कराना चाहिए। फिर अगर स्तन में दर्द हो रहा है, परसिस्टेंट पेन हो रहा है, तो कभी कभी वो भी स्तन कैंसर का लक्षण हो सकता है। कभी कभी ट्यूमर स्तन में तो छोटा होता है, कोई गांठ नहीं बनती, लेकिन वो बगल की गिल्टियों में, एक्जिला में जो लिम्फ ग्लैंड्स कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं, जैसे टॉन्सिलाइटिस होती है ना गले में खराश, तो अक्सर गले में यहाँ गिल्टी बन जाती है, हम लोग कहते हैं गिल्टी हो गई है। उसी प्रकार की गिल्टी बगल में भी होती है, आर्मपिट में होती है, अगर वो बन गई तो वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकती है। तो इसका सभी, किसी को शेप में परिवर्तन हो, निपल अंदर चला गया हो, रक्त आ रहा हो निपल से, या पानी आ रहा हो, कोई गांठ गिल्टी बन रही हो, या बगल में कोई गिल्टी बन रहा है, हर ऐसी महिला को जरूर चेकअप कराना चाहिए। कोई भी नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र हो या अस्पताल हो, वहाँ पे महिला डॉक्टर से या सर्जन से चेकअप कराएं, अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। फिर उसके बाद सर मैं तो आपके सामने, मेरा एक्सपीरियंस बड़ा कम है, बट और आपने तो कितने पेशेंट्स देखे हैं, बट हम भी जब, क्योंकि वी आर सर्जन्स, तो हमने बहुत अपने प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स देखे जिनको पता था कि उनको कैंसर है, बट उसके बाद भी उन्होंने इलाज नहीं कराया, कहीं जाके चूरन खा रहे थे, ये खा रहे थे, और फिर बड़े लेट स्टेज में आते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है सर, कि क्यों डर होता है, या क्यों ऐसा होता है कि लोग नहीं आते सही जानने के बाद भी इलाज कराने? जी, तो एक तो पहली एक भावना है कि मुझे नहीं होगा, एक डिनायल, सेल्फ डिनायल, कि मैंने तो तंबाकू भी नहीं पिया, शराब भी नहीं पाई, पूजा पाठ भी करी, मैंने अच्छे काम किए, मुझे नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक तो ये विषय है। तो काफी दिन तक तो वो सोचती है अरे दूध की गांठ है ऐसी, कुछ डॉक्टर भी या कुछ उनको नीमकी भी बता देते हैं अरे ये तो दूध की गांठ है, ठीक हो जाएगी। तो उस चक्कर में कुछ महीने डाल देते हैं। फिर जब थोड़ा दर्द होने लगता है, फिर वो सोचती है कि अच्छा अगर हम चेकअप कराया और कैंसर निकला तो क्या होगा। मेरी बुआ जी थी, उनको तो कैंसर हुआ था, ट्रीटमेंट भी हुआ था, अच्छे अस्पताल में हुआ था, उसके पश्चात भी वो चली गई। तो
कैंसर से तो कोई बचता नहीं है। तो एक ये भावना व्याप्त है समाज में कुछ तबके में वो कि कैंसर का इलाज नहीं, लाइलाज है। क्योंकि इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, हो सकता है सबको बराबर गुस्सा ना आता हो, किसी को ज्यादा गुस्सा आता हो, किसी को कम आता हो। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर भी अलग अलग गुस्से वाले होते हैं। कुछ ऐसे ब्रेस्ट कैंसर हैं, अगर उनको आपको उस टाइप का कैंसर हुआ तो आप बहुत चांसेस हैं कि आपको वो दोबारा नहीं होगा सही इलाज के साथ। कुछ खराब तरीके के कैंसर्स भी होते हैं। तो ये मान लेना कि उसके साथ ये हुआ था तो हमारे साथ भी ऐसा होगा, बिल्कुल गलत है। इसके अलावा मुझे सर ये ऐसा लगता है कि कई लोग को ये भी, क्योंकि उनको बताया जाता है कि देखो आपको कीमोथेरेपी लगेगी और कई आपको ऑपरेशन होगा, आपका सिकाई होगी, तो उनको इस बात से भी डर लगता है कि पता नहीं क्या कर देंगे। ये भी उनको काफी डर लगता है। तो उनको क्योंकि जागरूकता की कमी है ना, तो हमें जागरूक करना है कि देखिए अगर स्तन कैंसर या कोई और कैंसर भी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका इलाज पूर्णतया संभव है। मैं ये चाह रहा था अगर आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये भी बता पाएं, अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो भी जाता है तो भी उसका ट्रीटमेंट का क्या क्या पार्ट है, उसका एक समरी क्या हुई और किस चीज से कितना डरना समझदारी है, कितना नहीं डरना चाहिए, व्हाट टू एक्सपेक्ट इफ यू गेट ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आपकी गांठ जो ट्यूमर है वो करीब एक जैसे बादाम के बराबर समझ लीजिए, करीब 2 सेंटीमीटर 1 इंच से कम है थोड़ी, और बगल की गिल्टियों में नहीं फैला है, अर्ली स्टेज जैसे हमें स्टेज 1 कहते हैं, तो उसमें 100 में 90 से 95% महिलाएं, अगर ऐसी 100 महिलाएं आए तो उसमें 95% को हम कह सकते हैं 10 वर्ष तक एकदम ठीक रहेंगी। अभी तो उनमें स्प्रेड बहुत कम संभावना है, तो क्योर हम कह सकते हैं उसको। मतलब इसमें ये कहना है एटलीस्ट इतने तो रहोगे, बाद में भी रहोगे, वो बात अलग है, लेकिन इतने में तो रहोगे ही रहोगे सही। क्योंकि मैंने भी सर मतलब सामने मैंने देखा है, हमारी ही एक आंटी थी पड़ोस में रहती थी, उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया था। तो उनको मतलब जो उनका ब्रेस्ट था वो निकाल दिया गया था, जिस स्टेज पे उनको पता चला। 10 इयर्स तक नेस्टेक्टमी जैसे कहते हैं, मतलब 8 to 10 इयर्स उन्होंने सर्वाइव किया। अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई, बट वो कैंसर की वजह से नहीं हुई, ERPR पॉजिटिव होंगे जो अच्छे वाले टाइप के होते हैं, वो रहे होंगे, ज्यादातर लोग को वही होते हैं। लेकिन लोग डर इतने जाते हैं कि उनको लगता इलाज है नहीं कराते, हाँ। और जिस स्टेज पे सर कह रहे हैं उस पे नहीं आएंगे। तो जितनी जल्दी उसको पकड़े हम उतना ही अच्छा है। तो उसके लिए आवश्यक है जैसे ही कोई स्तन में सिम्टम हो, गांठ का, गिल्टी का, निपल डिस्चार्ज का, तुरंत आएं और चेकअप कराएं, और उससे पूर्णतः इलाज संभव है। और अब महंगा इलाज भी नहीं है, क्योंकि उसकी दवाइयां काफी भारत में उपलब्ध हो गई हैं, कुछ भारत में बनने लगी हैं, बायोसिमिलर्स जैसे हैं, और उसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत 5 लाख तक का ट्रीटमेंट कैंसर का ये मतलब हमारे यहाँ अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आता है, उसका आयुष्मान कार्ड होता है, तो उसको एग्जैक्टली एक भी पैसा नहीं लगता। और इसके कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मोटा मोटा 3 पार्ट्स का होता है। तीनों पार्ट कराने होते हैं। कई लोगों में ये भी होता है कि हाँ कराया था, 2 पार्ट कराया, तीसरा भूल गए। तो उसमें एक होता है ऑपरेशन, एक होता है कीमोथेरेपी, और एक होता है रेडियोथेरेपी या सिकाई जिसे कहते हैं। कई लोग ने ऑपरेशन करा लिया, वो हट गया, अब उनको लगता है कि अरे अब तो खत्म, अब कहाँ से होगा। तो सर थोड़ा सा ये बताइए, अगर किसी व्यक्ति को वो इसमें आता है जिसको ऑपरेशन कराने का सलाह दी जाती है, तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनके पास? जी, तो अगर छोटी गांठ है, स्तन की साइज बड़ी है, तो हम स्तन को बचा सकते हैं। इसको ब्रेस्ट साल्वेज कहते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन कहते हैं, और सिर्फ उस गांठ को निकालते हैं, लंपेक्टमी कहते हैं, ठीक है, वाइड एक्सीजन ऑफ द ट्यूमर। और शेष स्तन को बचा के हम उसमें रेडियोथेरेपी दे सकते हैं, विकिरण की किरणों से उसको कैंसर सेल से जो बचे हुए शेष हैं, उसकी जड़, जैसे घास आप ऊपर से काट दीजिए, उसकी जड़ अगर रह जाए तो फिर 1 हफ्ते में फिर पनप जाती है। तो उन जड़ों को पूर्णतः समाप्त करने के लिए हम उसमें रेडियोथेरेपी देते हैं। तो छोटी गांठ है, लेस देन 4 सेंटीमीटर हम कहते हैं, करीब 1.5 इंच समझ लीजिए, तो उसका हम ब्रेस्ट का आसानी से बचा सकते हैं। तो मैस्टेक्टमी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बड़ी गांठ है, हम महिला स्तन बचाना ही चाहती हैं, तो हम उनको कीमोथेरेपी से पहले गांठ को छोटा करते हैं, सिकोड़ देते हैं, कभी कभी पूरी समाप्त हो जाती है 6 से 8 साइकिल के बाद, फिर ऑपरेशन करते हैं। अभी एक महिला आई थी आपके यहाँ भी, उसका उनका रेडियोथेरेपी चल रही है, वो शाहजहाँपुर से आती है, एक डॉक्टर की बहन है, तो उनको 3 सेंटीमीटर की गांठ थी। तो हम लोगों ने उनको कीमोथेरेपी दी, 8 साइकिल्स लगी, पूरा ट्यूमर बोर्ड में निर्णय हुआ, उसके अनुसार उनका गांठ पूरा समाप्त हो गया। फिर उनकी गांठ को, एरिया को हम लोगों ने
मार्क करके अल्ट्रासाउंड से निकाला, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक्सीजन कहते हैं, और बगल की गिल्टियों का भी चेकअप कराया, एक्सिलरी सर सैंपलर। जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं ये बहुत एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट है, ये हमारे यहाँ संभव है कि हमारे यहाँ तो इट इज नॉट कि कभी कभी होता है, रूटीन में होता है, बट इवन कई बाकी अस्पतालों पे जहाँ पे इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं भी अवेलेबल है वहाँ पे भी एक बेसिक ट्रीटमेंट तो लोगों को कराने चाहिए। तो भारत में तो ये सारी चीजें अवेलेबल है ये है फ्रीली। कि अगर लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट कराने से उनको जो है पता चल गया कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर नेक्स्ट किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम कैंसर को तो जो है कई बार जब early लोगों stage पर को cure ये बताते हैं ना कि आपका ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा, तो फीमेल अपने ब्रेस्ट से अटैच होगी, तो उसको ये झटके की तरह लगता है अच्छा मेरा ब्रेस्ट हट जाएगा, मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी, ये कैसे होगा। उसमें भी नहीं डरना होता। जहाँ पे मान लीजिए हम बिल्कुल ही नहीं बचा सकते और ब्रेस्ट हटाना भी पड़ा, वहां पे भी प्रोसेसेस आते हैं बहुत सारे। इम्प्लांट्स नहीं, इम्प्लांट एक ऐसी चीज होती है, आपका ब्रेस्ट हट गया तो आपने अंदर एक आर्टिफिशियल ब्रेस्ट डाल दिया, ये भी चीज होती है, ये भी संभव है। और ऊपर से नकली ब्रेस्ट लगाने की भी चीजें होती हैं। तो सोसाइटी में कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप ऊपर से देख के किसी को नहीं बता सकते कि कोई आइडेंटिफाई कर लेगा कि इनको कैंसर था। मेरे हिसाब से तो अगर कोई कर भी लेता है तो क्या, मेरे हिसाब से तो उसके लिए और इज्जत बढ़नी चाहिए कि इतनी बड़ी बीमारी से लड़के आए तब भी अपने जीवन व्यापन सही से कर रहे हैं। लेकिन जो मरीज है उसके मानसिक स्थिति वही जान सकता है, तो उनको कई बार ऐसा होता है, तो ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। सर थोड़ा सा हमको ये भी बताइए कि कीमोथेरेपी से लोग बहुत डरते हैं, तो कीमोथेरेपी में ज्यादातर महिलाओं को ये रहता है मेरे बाल झड़ जाएंगे और लोग नहीं कराते। तो कीमोथेरेपी होती क्या है, इसमें एक पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और किससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उनके रिवर्स भी हो जाते हैं। जी जी जी। तो कीमोथेरेपी है जो केमिकल्स द्वारा कैंसर के इलाज, उसको कीमोथेरेपी दे रहे हैं। तो उसमें कई ड्रग्स आती हैं जो कि सेल की जो डिवीजन है उसको रोकती है, माइटोसिस जिसे कहते हैं। तो उस माइटोसिस को रोकने की जो दवाएं हैं उनको कीमोथेरेपी ड्रग्स कहते हैं। तो ज़्यादातर नस में दी जाती है, इंट्रावीनस इंजेक्शन, लेकिन आजकल कुछ दवाएं आ गई हैं वो टैबलेट के या कैप्सूल के रूप में भी दी जा सकती हैं। ओरल कीमोथेरेपी भी सक्सेसफुल है। तो उनका चूंकि जो प्रभाव है पूरे शरीर में होता है, तो हमारे कैंसर सेल की कोशिकाओं को ही नहीं मारती है, वो नॉर्मल सेल्स को भी दबाती है। तो अगर जो रक्त की कोशिकाएं बन रही हैं, रक्त की कणिकाएं बन रही हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स बन रहे हैं हमारी बोन मैरो में, उनको भी दबाव कर देती हैं। तो 2-3 सप्ताह तक रक्त की कणिकाएं कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, व्हाइट सेल कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो दूसरा है जैसे मुंह में या इंटेस्टाइन में जो सेल्स हैं वो कम हो गए तो उससे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, या वो नौशिया वॉमिटिंग बहुत होती है, डायरिया भी कभी कभी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, बाल कम हो जाते हैं, एलोपेशिया इसे कहते हैं। ये कुछ साइड इफेक्ट है, लेकिन सारे साइड इफेक्ट टेम्परेरी हैं। ये अच्छा हमें तथ्य है कि हमें इससे पता रहना चाहिए कि ये सब टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके पश्चात बाल बहुत घुंघराले निकलते हैं, ज़्यादा जो सेकंड क्रॉप आती है हेयर की, ज़्यादातर बहुत सुंदर और घुंघराले बाल निकलते हैं, कर्ली निकलते हैं। लोगों को इस चीज से, मतलब महिलाओं को इस चीज से उबारने के लिए और उनको थोड़ा अवेयर करने के लिए ऐसे बहुत से एडवर्टीजमेंट्स भी आए हैं जी। और हमारी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जी जी कि इन चीजों से डरने की जरूरत देखिए नहीं। इसमें ये जरूर है, समझिए, तो ये आपके जीवन का बहुत छोटा सा हिस्सा है और ये जरूरी है, इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा, जो सर ने कॉम्प्लिकेशन बताया हर किसी में नहीं होते, जिनमें होते भी हैं उनमें बहुत ऊपर के लेवल के नहीं होते। और मैं कहता हूँ उसके बाद भी हम सबसे खराब चीज सोचें कि हमारे साथ ही सबसे खराब होना है। अगर हो भी गए तो जो डॉक्टर होता है वो आगे की डोजेस मॉडिफाई कर देता है कि इतने खराब साइड इफेक्ट्स नहीं हो। तो जो लोगों का ये कहना है कि हम कीमोथेरेपी इसलिए नहीं कराते कि हमें डर है कि हमारे साथ ये क्या होगा, वो बिल्कुल गलत है। कई मैंने अनफॉर्चुनेटली फेमस फिगर्स को, नॉट क्वालिफाइड बट फेमस फिगर्स को ये कहते हुए सुना कि कीमोथेरेपी नहीं करानी चाहिए, जो कि मुझे लगता है एक पब्लिक ऑफेंस होना चाहिए कि आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि जहां पे उसका इलाज हो सकता था वहां पे आपने नहीं कराया। अगेन मेरा एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, जहां पे व्हेनेवर यू आर इन डाउट ये ट्रीटमेंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो सिंपल सोल्यूशन, अगर मेरे परिवार वाला होता तो मैं देता नहीं देता,
एब्सोल्युटली यस, कीमोथेरेपी हो कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी इज द आंसर, वो देनी चाहिए, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन। तो लोगों का कीमोथेरेपी कंप्लीट नहीं करना या सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी लगवाना ही नहीं, ये ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देता है एंड रेजिस्टेंट कैंसर आ सकता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है ना जो सरवाइव कर रहे हैं इससे और उन्होंने कीमोथेरेपी कराई है, तो वो दूसरे लोगों को भी बताते हैं भाई ये बहुत पेनफुल होता है। हाँ, पेनफुल नहीं होता, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट बहुत बार सब ये देखा टेम्परेरी गया- होते हैं ज़्यादातर। एक तो टेम्परेरी होते हैं और बहुत सारे लोग किसी भी जगह पे कीमोथेरेपी लगवा रहे हैं, डोज मॉडिफाई नहीं हुई, ये सारी चीज नहीं हुई, तो अगर आप सही अस्पताल में लगाओगे तो कीमोथेरेपी शांति से निकल जाती है। और कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स भी हैं जो रिसर्च भी हुई, हम लोगों ने एम्स में भी ट्रायल करा था। महर्षि महेश योगी जी का एक प्रोडक्ट है, वो ब्रह्म जो रसायन इन होता है, साइड अमृत इफेक्ट्स को बहुत कलश, कम कर देता है। तो वो साइड इफेक्ट बहुत कम हो जाते हैं। कैनबिस, भांग नाम सुना होगा आपने, कैनबिस पे काफी रिसर्च हुई है। तो कैनबिस के जो प्रोडक्ट हैं उसकी पत्ती के पेस्ट बना के या उसके कैप्सूल भी आते हैं, ऑयल भी आता है, CBD ऑयल कहते हैं, तो उनसे नौशिया, वोमिटिंग बहुत कम हो जाती है, भूख बढ़ जाती है, मूड एलेशन होता है, सेंस ऑफ वेलबीइंग आता है। तो इन सब में रिसर्च हो रही है। तो ऐसे कई पदार्थ हैं जो आयुर्वेद से निकले हैं, जड़ी बूटियों से निकले हैं, उनसे, और प्लस योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन का बहुत लाभ है। नेचुरोपैथी का गौरव है। आपके हॉस्पिटल में बहुत अच्छा हाँ, नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल है है पूरा, और पूरी नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा हाँ। केंद्र हो गया है। तो हमारे यहाँ जो तो कैंसर के ट्रीटमेंट मैं स्वयं भी कराता रहता हूँ। Absolutely. आज मैं नेचुरोपैथी वर्ल्ड में एडमिटेड हूँ। तो इट्स अ वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेस। तो हमारे यहाँ जो Going back कैंसर to का इलाज nature. होता है, तो ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके उनको बताया जाता है। लेकिन कैंसर इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट विदाउट रेडिएशन। रेडिएशन से लोग डरते हैं, क्या हो जाएगा भाई, पूरा ब्रेस्ट काला पड़ जाएगा, क्या उसको होगा। अब तो बहुत सेफ रेडिएशन हो गया, और सुभारती में तो इसकी बहुत ही बढ़िया मशीन है, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। सो एग्जैक्टली ब्रेस्ट के उसी एरिया में देते हैं एंड इट इज वेरी इफेक्टिव, और पेशेंट को कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत स्किन इरिटेशन होता है, वो भी बहुत मिनिमल। तो रेडिएशन से भी नहीं डरना है। लोग क्या करते हैं, सर्जरी की, कीमोथेरेपी लगाई, रेडिएशन नहीं कराया, विच इज रॉन्ग। वो 6 महीने 2 साल के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है, आपको किसी ने गलत ट्रीटमेंट दे भी दिया, 2 साल तक नहीं पता चलना। अब आप कहीं पे भी अनऑथराइज सेटअप पे आप जाके ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपको ऊपर से सही होता दिख गया, 1 साल 1.5 साल के बाद दोबारा हो गया। तो सही इलाज मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे आपने अभी बताया था कि ओरल कीमोथेरेपी भी आजकल होती है, जी। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएं। हाँ, तो कई दवाएं हैं, जैसे एंडोक्सोन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, मीथोट्रेक्सेट, 5-FU की एक टैबलेट आती है। ऐसे कई हैं दवाएं जो कि हम लोग टैबलेट के रूप में दे सकते हैं, और उनके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। लेकिन ये सब निर्णय एक जॉइंट डिस्कशन, जैसे पंचायत होती है ना, तो पंचों की राय ज्यादा अच्छी होती है एक व्यक्ति के कंपेयर में। तो ऐसे समझने ट्यूमर की बोर्ड बात होता ये है, ट्यूमर बोर्ड होता है, उसमें हमारे सर्जन बैठेंगे, मेडिकल एक्सपर्ट जिसे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो दवाओं के विशेषज्ञ हैं, कीमोथेरेपी के, फिर रेडियोथेरेपी के विशेषज्ञ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट बैठेंगे, फिर रेडियोलॉजिस्ट बैठते हैं, पैथोलॉजिस्ट बैठते हैं, और ब्रेस्ट केयर सपोर्ट ग्रुप, सब लोग बैठ के फिर निर्णय लेते हैं कि इस महिला को या इस पुरुष को कौन सी दवाएं सबसे अधिक लाभप्रद होंगी। तो पर्सनलाइज्ड केयर कहते हैं इसको, इंडिविजुअलाइज या पर्सनलाइज्ड केयर दिया जाता है, तो वो सबसे लाभप्रद होता है। समझने के लिए समझिए, आपको चाय ज्यादा अच्छी लगती है, कॉफी? कॉफी। मान लीजिए आपको कॉफी अच्छी लगती है, मुझे चाय अच्छी लगती है, सर को दोनों अच्छा नहीं लगता। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, वो तीनों चीज नहीं, वो नहीं लेता, और वो 20 साल का व्यक्ति है। अब वो कहता है मुझे बताइए क्या शुरू करना है। आप बताएंगे तो कहेंगे कॉफी, मैं कहूंगा चाय, सर कहेंगे कि कुछ मत करो। अब क्या बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, हम तीनों एक जगह पे बैठे, उसकी पूरी समस्या समझें, और फिर हम ये देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लिए क्या चीज लेना बेस्ट है। ये उसके लिए सबसे अच्छी एडवाइस हो सकती है। इसी तरीके से जितने बड़े कैंसर सेटअप्स होते हैं, वहां पे एक कंसेप्ट होता है ट्यूमर बोर्ड का। अगर एक सर्जन होगा वो सर्जरी की ज्यादा बात करेगा, एक योगा नेचुरोपैथी आयुर्वेद वाला होगा वो अपनी बात करेगा, होम्योपैथी वाला अपना कहेगा कि मैं तो पक्का सही कर दूंगा, कीमो वाला उसी तरीके से, जिस तरीके का डॉक्टर होगा वो अपनी बात करेगा। ट्यूमर बोर्ड का जो ट्रीटमेंट होता है वो इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि बड़ी बैलेंस्ड ओपिनियन होती है। और आज की तारीख में ट्यूमर बोर्ड
बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है, क्योंकि वो डिसीजन केवल उस मरीज के लिए नहीं होता, उसके घर वालों के लिए भी होता है। तो जैसे अगर मान लीजिए एक फीमेल को, एक लेडी को कैंसर हुआ, तो उसकी बेटियों को क्या करना चाहिए और उसके बाकी बहनों को क्या करना चाहिए, जिसमें जेनेटिक टेस्ट आता है। जी। और ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में काफ़ी महंगा होता है। हमारे यहाँ ये टेस्ट काफ़ी बड़े प्रोफाइल में बहुत सारे जीन्स टेस्ट होते हैं और बहुत अफोर्डेबल रेट में ऑफर हो रहा है। उसमें कुछ जीन्स आपको टेस्ट कराएं, बड़े स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हैं। हालांकि जेनेटिक कैंसर कम है, बट ये रिकमेंडेशंस हैं कि कराना चाहिए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल कराइए, खास करके अगर आपके फैमिली में किसी को हो रखा है तो। सर, क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है, लेकिन जो हमारा पुरुष समाज है वो अभी इतना जागरूक नहीं है। उनको ही लगता नहीं ब्रेस्ट कैंसर तो केवल फीमेल को हो सकता है, मेल को नहीं हो सकता। तो आप ऐसे जो पुरुष हैं जो मान के बैठ गए हैं कि उनको तो कुछ हो ही नहीं सकता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेट एंड एजुकेट द मासेस, सेड स्वामी विवेकानंद। तो हमें समाज के हर वर्ग को शिक्षित करना है, जागरूक करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, सबको ज्ञान देना है कि भाई बीमारी किसी को भी हो सकती है, पुरुष को भी, महिला को भी हो सकती है। और अगर हम उससे बचे रहें, उसके प्राथमिक लक्षण जो अर्ली वार्निंग साइंस से परिचित रहें, और जैसे ही वो हो सिम्टम, चाहे कोई गांठ गिल्टी हो, कोई रक्तस्राव हो, कोई पीड़ा हो रही हो, उसका कारण नहीं पता चल रहा हो 2-3 सप्ताह के बाद, तो डॉक्टर को जरूर चेकअप कराएं, उसकी बायोप्सी या सुई की जांच कराएं, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम, एमआरआई, सीटी स्कैन, जो जिस अंग का गांठ है उसका वैसे चेकअप कराएं, और शीघ्रातिशीघ्र उसका सुचारू रूप से इलाज कराएं। ब्रेस्ट जो होता है ये टेक्निकली एक ग्रंथि है जो कि महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में होती है। महिलाओं में हार्मोन्स की वजह से ज़्यादा बड़ी हो जाती है, पुरुषों में छोटी होती है। तो पहली चीज़ तो क्योंकि दोनों में है तो हो सकता है, लेकिन पुरुषों में अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो इतना मुश्किल नहीं है डिटेक्ट करना, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट बड़े हैं, उनमें फैट ज़्यादा है। तो अगर उसमें कैंसर होता है तो अंदर की तरफ होता है तो पता नहीं चलता। मेल्स में ब्रेस्ट छोटा होता है, अगर ब्रेस्ट में उसमें कोई नोड्यूल बनता है तो दिख जाएगा, जल्दी दिख जाता है। वो अलग बात है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में होता है तो ज़्यादा एडवांस स्टेज का होता है, देर से पता चलता है, उसमें आता है। हो दोनों को सकता है, लेकिन मेल्स का दिख जाता है। तो अगर किसी भी मेल में छाती में ब्रेस्ट की तरफ से एनलार्जमेंट हो रहा है, अचानक से पेन हो रहा है छाती में, निपल्स के आसपास, उनको एक बार आके दिखाना चाहिए, क्योंकि क्या पता उनको भी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे टिपिकली 12 से लेकर के 18 साल की उम्र में ये नॉर्मल भी होता है। जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है तो उन लोग को बड़ा डर रखता है, देखो ये क्या हो गया, वो ले आएंगे कि हमारा लड़का है, इसका जो ब्रेस्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और उसके बाद वो उसके दोस्त लोग और वो लोग दबाते भी रहेंगे उसको। तो वो ये नहीं करना है, और इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है। लेकिन थोड़े से बड़े एज में अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए। मतलब थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है जी। कि अगर जैसे आपने भी सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल सेंसिबल होने की जरूरत है। जैसे आपने भी बताया भी कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो जी, जी। अगर हम जागरूक हैं अपनी हेल्थ के लिए या हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो वो सभी के लिए अच्छा होगा, सभी की लाइफ जो है उससे अच्छी हो जाएगी। सर, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ आपसे, कैंसर क्योंकि मतलब रोबोटिक्स टेक्निक्स भी आ गई हैं, मतलब कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट तो नहीं, उसकी सर्जरी करने के लिए। जी जी। सर, क्या हमारे सुभारती मेडिकल कॉलेज में ये फैसिलिटी अवेलेबल है? नहीं, मैं बड़ी फ्रैंक चीज़ बताऊं, पहले तो आज की तारीख में नहीं है, हालांकि इन अनदर 6 मंथ्स होने वाली है, लेकिन रोबोटिक टेक्निक नहीं है। लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा, रोबोटिक जो है वो केवल उसके ऑपरेशन का पार्ट देखता है, उसका रेडिएशन वाला पार्ट भी आज की तारीख में कहते हैं ऑटोमेट हो गया है। हमारे यहाँ जो मशीन है वो ऑटोमेटेड मशीन है, उसमें आदमी का बड़ा कम काम है, ज़्यादातर चीज़ मशीन से होती है। लेकिन मेन जो रोबोट मार्केट में हर कोई कहता है वो सर्जरी से रिलेटेड है, और वो भी रोबोट कुछ नहीं करता आदमी है। तो जो सर्जन होते हैं वही ऑपरेट करते हैं। बट जैसे कि जेसीबी होती है ना, अब कोई मेरे से कहे कि मेरे को बहुत भारी पत्थर उठाना है, आप हाथ से उसे उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। बहुत लोग मिलके उठा भी सकते हैं,
ज़्यादा आसानी से कौन उठा लेगा? जेसीबी उठा लेगी। क्या जेसीबी ने उठाया या उसके ड्राइवर ने उठाया? आप डिफरेंस समझ रहे हैं? कमांड तो वही दे रहा है। सो उसी तरीके से रोबोटिक सर्जरी में भी ऑपरेट करने वाला डॉक्टर है, और एक तरीके से जेसीबी जैसे वो ऑपरेट होती है और भारी चीज उठा सकते हैं। ऐसी जगहों पे पहुंचना जहाँ पे हम लोग जब नॉर्मल ओपन सर्जरीज करते हैं, कंधे दुख जाते हैं एंड कमर दुख जा रही है और आपको 5-5, 6-6 घंटे सर्जरीज करनी है, तो वहाँ पे रोबोटिक सर्जरी का बहुत बढ़िया रोल है। और वो पेशेंट ज़्यादा सर्जन का एडवांटेज होता है। अगर लेकिन उससे पेशेंट का एडवांटेज कैसे है कि 5 घंटे की सर्जरी है, सर्जन थकेगा ही नहीं, थक रहा फिर उसमें। लेकिन ब्रेस्ट में रोबोटिक सर्जरी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। ब्रेस्ट अभी भी रोबोटिक उन जगहों के लिए ज़्यादा है, जैसे पेल्विक या बच्चेदानी की सर्जरीज, ऐसी जगहों के लिए जो मुश्किल एरियाज हैं। लेकिन हाँ, ये रहा रोबोटिक की सच्चाई। और रोबोटिक इज द फ्यूचर। बहुत रिसर्च है एआई एंड रोबोट पे कि कैसे आप लिंक कर दीजिए, कब आएगी कब नहीं आएगी हमें नहीं पता। तो लेकिन हमें जागरूक करना है अपने सभी श्रोताओं को कि अभी तक रोबोटिक मेथड से ट्रीटमेंट किया जाए किसी कैंसर का या नॉन रोबोटिक मेथड से, चाहे लेप्रोस्कोपी हो या ओपन सर्जरी हो, कोई अंतर नहीं है। बल्कि कुछ कैंसर्स में, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के कैंसर जैसे यूट्रस का और ओवरी वगैरह में तो हार्म देखा गया है। हाँ, उसमें रिकरेंस रेट और डेथ रेट ज़्यादा हुई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट कैंसर्स का, अगर वो रोबोट से इलाज किया गया उनका, वनस्पति उनका लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी से किया गया। तो अभी हमें ये प्रूवन नहीं है कि रोबोट के द्वारा कैंसर का इलाज ज़्यादा अच्छा है, और महंगा तो है ही। इट साउंड्स गुड, फैशन जैसा हो गया है, लेकिन उसका वैज्ञानिक प्रमाणित लाभ नहीं है। बट अभी उस पर और रिसर्च होनी बाकी है कि मेरा इसमें थोड़ा सा टेक दूसरा है। मेरा इसमें कहना है, जब आप एक कायदे के हॉस्पिटल में एंड ट्यूमर बोर्ड इज टेकिंग अ डिसीजन, तो एटलीस्ट इलाज करवाओ। बहुत कम केसेस होंगे जिसमें रोबोट से सर्जरी हुई और सब ऑप्टिमल हुई, या आदमी ने ऑपरेशन किया सब ऑप्टिमल होगा। पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपको सेटिस्फैक्शन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 2+2 4 नहीं होता। मैं अगर किसी पेशेंट को सेम ट्रीटमेंट दूंगा और सर सेम ट्रीटमेंट देंगे, दोनों का इम्पैक्ट अलग होगा। उस पेशेंट को सर पे विश्वास है, सर का मरीज जल्दी सही हो जाएगा। सो हैव फेथ इन योर डॉक्टर, हैव फेथ इन व्हाट ही सेज। अगर वो कहता है रोबोटिक है और आप रोबोटिक के लिए रेडी हैं, करा लीजिए। बट अगेन, इट इज़ नॉट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, इट इज़ फॉर बाकी मेलिग्नेंसीज। तो रोबोटिक डज add a advantage for the operating team 100% ना। पेशेंट के ऊपर कितना एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कई सर्जरीज हैं, कई पेपर हैं, कई रिसर्च है जो कहती है कि फ़ायदा नहीं है, कई वो है जो कहते हैं फ़ायदा है। बट वो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट इज कि आपने इलाज तो करवाया, अब वो करवाइए जो आपके हाथ में है। क्योंकि हम इलाज कराएं तभी हम स्वस्थ भारत बना पाएंगे, और स्वस्थ भारत तभी बन पाएगा जब हमारे पास आप जैसे डॉक्टर्स की टीम होगी जो लोगों को अवेयर करेगी और लोगों को डरने से बचाएगी। क्योंकि आज के समय में बीमारियां कम हैं, डर ज्यादा है, तो उस डर को निकालना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, B12 की जो डिफिशियंसी है उसकी वजह से भी, हाँ, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। जी, तो B12 विटामिन सिर्फ एनिमल फूड में होता है। अगर प्योर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको शायद विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए। भारत की जनता में करीब 70% व्यक्तियों को, भारतीयों को विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, और 80% लोगों को विटामिन D की डिफिशियंसी है। तो ये दो विटामिन ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल फूड में पाए जाते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में थोड़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन हमको बहुत अधिक दूध पीना पड़ेगा अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी और B12 हमें दूध के माध्यम से लिया जाए तो। इसलिए हमें सभी को विटामिन डी सप्लीमेंट और B12 का सप्लीमेंट लेना चाहते हैं। तो विटामिन की गोलियां होती हैं, सिरप हो सकता है, बच्चों को दे सकते हैं। तो इनकी कमी से, क्योंकि नर्व जो होती है हमारी और कई सेल्स होते हैं, उनमें B12 बहुत एक मैंडेटरी एक विटामिन का काम करता है। तो नर्व की जो शीथ होती है वो उसको बनाता है, मेलेनिन शीथ कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं उसको नर्व के। तो
अगर वो B12 की कमी होगी तो नर्व्स का पूरा फंक्शन नहीं होगा। तो माइलिन उसकी जो, जैसे ये वायर है इसके ऊपर ये रबर चढ़ी है ना, इसी प्रकार जो हमारी वायर के ऊपर वायर रबर है, उसी तरह से हमारी नर्व्स के ऊपर एक शीथ होती है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। तो B12 की डिफिशियंसी से वो सब शीथ खत्म हो जाती है, नर्व्स का फंक्शन कम हो जाता है, तो उनका बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स होते हैं, जैसे कि हाथ पैर हिलना, आवाज़ में लड़खड़ाना, अंग पूरे जैसे पार्किंसनिज्म जैसी होती है, डिमेंशिया जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए B12 एक एसेंशियल विटामिन है और सिर्फ एनिमल फूड में ही मिलता है। तो जो मीट आदि नहीं खाते हैं उनको B12 का सप्लीमेंट जरूर। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि B12 डेफिशिएंसी को पूरा करना बहुत आसान है, इसके सप्लीमेंट्स बहुत आसानी से मिलते हैं। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है सर, B12 से ज़्यादा विटामिन डी इम्पॉर्टेंट है, और B12 ओवर है कि हर कोई करा भी रहा है, वो कर भी रहे हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं। B12 डेफिशिएंसी पूरी करना बहुत आसान है, आपको कंटिन्यूस सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना, क्योंकि एक बार आपकी B12 डेफिशिएंसी बहुत टाइम में जाके दिखाई देती है। अगर आप आज भी लेते हैं 6 महीने तक तो नहीं होगा, लेकिन जैसे सर ने समझाया कि जैसे जैसे ये झिल्ली जो है तार के ऊपर की ये हटना शुरू होती है, वैसे उंगलियों में चिलचिलाहट और ये सब चीज शुरू हो जाती है। बट कवरिंग द डेफिशिएंसी इज सिंपल। विटामिन डी ऑन द अदर हैंड, विटामिन डी का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है हर चीज में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप विटामिन डी की गोली ले लो। विटामिन डी की गोली एक हफ्ते में अगर आपने एक बिली 60,000 यूनिट्स वाली, तो आपके कई लोग होंगे उनको बॉडी में एक पेन रहता है, कमजोरी आ रही है, कहीं कुछ भी काम कर लिया हाथ मुड़ गया, ये हो गया, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सब लोगों में आप ये मान के चलिए। क्यों कहते हैं कि सूरज से विटामिन डी बनता है, लेकिन ये देखा गया कि हमारे यहाँ गर्मी इतनी है कि हम एक्चुअली सन को एक्सपोज नहीं होते। तो हमारे सूरज तो बहुत है बट हम एक्सपोज नहीं हो रहे। तो सभी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसको कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। B12 तो कवर हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द पीपल। सर क्योंकि हम फीमेल्स की हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर डिटेल में बात की, जो लाइफ की जो हमारी डिजीज हैं उनको लेकर हमने बात की। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो है वो फीमेल्स में आजकल देखने के लिए मिल रही है, कमर दर्द और पैरों का दर्द। तो क्या उससे निजात मिल सकती है? अरे दवाई है पतियों से, उसमें और क्या है। नहीं, उनका चेकअप भी करें कभी, क्योंकि जैसे पैर में वेरिकोज वेन्स हैं तो उनसे भी पैर में दर्द हो सकता है, तो ऐसा चेकअप करा लें कि कहीं ऐसी कोई बीमारी तो नहीं जिसका कि क्योर हो सकता है बाई सर्जरी और बाई सम अदर मेथड्स। और नर्व की कमी, विटामिन की कमी, जैसे विटामिन बी का आपने बताया, उसकी कमी से भी हो सकता है। कभी क्रैम्प्स, कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी से भी मसल में क्रैम्प्स होते हैं, उससे पैर में दर्द हो, कई कारण हो सकते हैं। तो उसका चेकअप करा लें अच्छे डॉक्टर से, फिर जो बीमारी है उसका। लेकिन महिलाओं में दर्द ज़्यादा भी होता है जी। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर है, इसलिए क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक माइक रखा हुआ है और हमारी आवाज़ पकड़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 3 माइक होंगे तो ज़्यादा आवाज़ पकड़ेगा। उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं होती हैं जो दर्द को महसूस करती हैं, अगर मान लीजिए किसी की ख़त्म हो जाए तो उसको दर्द महसूस नहीं होगा। जैसे डायबिटीज़ में होता है, शुगर में होता है, उनको पैर में दर्द महसूस नहीं होता, उनके पैर के अंदर छाले पड़ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। महिलाओं में ये तंत्रिकाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा होती हैं, तो एक उतनी ही चोट जो आदमी को लग रही है और जो महिला को लग रही है तो उसको उसके तरंगे ज़्यादा मिलेंगी। तो महिलाओं को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। पेन थ्रेशोल्ड कम है, ये कह सकते हैं। हाँ, उनको दर्द महसूस भी ज्यादा होता है, इसलिए आता है। फिर कुछ लाइफस्टाइल भी इतना ज्यादा चेंज हो गया है, मतलब एक छोटी सी चीज है इसमें ना, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी करना, विटामिन डी पूरा करना, ये पार्ट बहुत जरूरी है। और कुछ एक्सरसाइज करना, गद्दा सही होना, ये वाला पार्ट और भी जरूरी है। क्योंकि सर पहले ऐसा होता था कि जब हम गांव में रहते थे तो बैठ के खाना बना रहे हैं, बैठ के बर्तन साफ कर रहे हैं, जनरली काम जो होते थे वो हमारे बैठ कर होते थे। अभी हम जितने भी काम कर रहे हैं वो सब खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद इसका भी कुछ इफेक्ट हमारी बॉडी पर आ रहा है कि पैरों में दर्द ज्यादा हो रहा है, कमर में दर्द ज्यादा हो रहा है। सर मुस्कुरा रहे हैं, सर के दिल में कुछ तो चल रहा है। नहीं, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। आपका जो कंक्लूजन है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, हमारी भोजन बनाने की पद्धति चेंज हो गई,
तो उससे भी दुष्प्रभाव तो पड़ेंगे ही हमारे शरीर में। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं कह रहा हूँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि मैं तो अपनी वाइफ को पूरा हेल्प करता हूँ, तो आधा दर्द उनका आधा दर्द मेरा। तो हैप्पियर लाइफ के लिए जितना ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज करना, उतना ही जो है अपनी वाइफ को हेल्प करना भी है। बिल्कुल। तो आप जो है मेंटली जो है जितने हैप्पी रहेंगे, उतनी आपकी वेलबींग जो है वो बनी रहेगी। घर जाने का डर भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यहाँ पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेना चाहूंगी आपसे। ये भी हमारी सोसाइटी में एक मिथ बन गया है कि जो सी सेक्शन के समय इंजेक्शन लगाया जाता है, उसकी वजह से फीमेल्स में जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो लाइफ टाइम के लिए बन जाती है। नहीं, अगर स्पाइनल, जैसे कहते हैं स्पाइनल या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है, तो उसमें मरीज जगता रहता है, थोड़ा सेडेटेड रहता है, और रीढ़ की हड्डी में एक ब्लॉक कर देते हैं, एनेस्थेटिक ड्रग दे देते हैं, जिससे कि जिस अंग का ऑपरेशन कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन, पेट की नाभि के नीचे, वो सुन्न हो जाता है, फिर ऑपरेशन सेफ हो जाता है। तो लेकिन अगर सही ढंग से अच्छी, बहुत फाइन आजकल नीडल्स 28 या 30 26 नंबर चल रहा है सर ज्यादा मैक्सिमम। तो स्पाइनल नीडल्स अगर सही ढंग से लगाया, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, एसेप्टिक टेक्निक से किया है, तो कोई कारण नहीं है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद परमानेंट पेन हो, ऐसा नहीं। परमानेंट पेन तो बहुत कम होता है, लेकिन धारणा ही है, धारणा बना के रखी हुई है कि अगर मतलब आपको स्पाइनल में इंजेक्शन आपको लगा है तो आपका जो बैक पेन है वो लाइफ टाइम हो गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को बैक पेन होना ही था, क्योंकि फीमेल्स में बैक पेन ज्यादा होता है, बिकॉज उनके लिगामेंट थोड़े से ज्यादा लैक्स होते हैं, मसल्स थोड़े से कमजोर होते हैं, तो सारा जो दबाव होता है हड्डियों पे होता है, तो उनको बैक पेन और शियाटिका की समस्या पुरुषों से ज्यादा होती ही होती है। उसमें आपको एक कारण चाहिए होता है, जो कारण आपके मन में कभी हुआ था। अब ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपने ऑपरेशन कर दिया, हमारा घर बिक गया, ये वहां पे छत गिर गई, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। तो आप किसी ना किसी चीज से लिंक करना चाहते हैं, तो और वो तो इसको लिंक करना तो और आसान है। हमें पीठ में दर्द हो रहा था, वहीं पे इंजेक्शन लगा था, ये ज्यादातर उससे है। ये इंजेक्शन किसी भी दूसरे इंजेक्शन से फर्क नहीं होता। जैसे आप खून का सैंपल निकलवाते हैं, कितने दिन दर्द रहता है, ये उसके है। और खून की जो नीडल होती है, ये उसके मुकाबले तो बहुत मोटी होती है, माने मेरे हिसाब से तो 10 गुना मोटी होती है। पीठ की जो नीडल होती है वो तो काफी पतली होती है। यानी कि जो हम एक मिथ बनाकर अपने माइंड में बैठे हुए हैं, भ्रांति है हमारी, कि उसकी वजह से जो है हमें बैक पेन रह जाता है। सर एक लास्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या टेक अवे हो फीमेल्स के लिए एक हेल्दियर लाइफ के लिए? तो अपनी जीवन शैली सुधारें, आहार विहार सुधारें, कुछ योगासन प्राणायाम करें, नित्य एक्सरसाइज जरूर करें, और खुश रहें, क्योंकि खुशी के जो हार्मोन्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं हमारे शरीर में, सभी बीमारियों को बचा सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, मुझे याद आ गया, अगर आप खुश तभी रहेंगे कि आप जाके अपनी वाइफ को हेल्प करें, तो आप भी खुश और आपकी वाइफ भी खुश और बच्चे भी खुश कि मम्मी पापा की तो आज लड़ाई नहीं हो रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही एक्चुअल टेक होम मैसेज इस पूरे टॉक का यही है। सो व्यूअर्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो हमारे चैट बॉक्स में जरूर आप लिख कर भेजिएगा। हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको आंसर जरूर देगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ऐसी चीजों के बारे में हमें बताया जो हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उनमें से मैं भी एक हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। आप लोगों से मुझे बहुत चीजों के बारे में अवेयरनेस मिली है, और जो मेरे आसपास लोग हैं, मैं उनको ये वीडियो भी शेयर करूंगी कि वो खुद तो अवेयर हो ही, साथ में अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर से डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड भोजन जो है उसको हमें अच्छे से अपनाना होगा, तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ऑडियंस, अगेन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, आप योगा सीखना चाहते हैं, प्राणायाम सीखना चाहते हैं, तो सुभारती मेडिकल कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगेन, इफ यू हैव अ वेरी यूनिक क्वेश्चन इन योर माइंड, देन प्लीज give a message in our chat box. Thank you so much. Jai Hind.